नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज का जो अपना टॉपिक है वह है पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान। पंचवर्षीय योजनाएं यानी 5 ईयर प्लान। तो आज हम लोग जानेंगे जो 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान क्या होता है। तो 1947 में क्या हुआ, अपना देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया और इस योजना आयोग के माध्यम से हम लोग देश के विकास और वृद्धि के लिए सोच रहे थे। वहीं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे वे समाजवाद की भावना से काफ़ी प्रभावित थे और उस समय क्या था, जो रूस हुआ करता था, रूस अपने यहाँ समाजवाद के माध्यम से पंचवर्षीय योजनाओं को अपना रहा था। तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को भारत में योजना आयोग द्वारा रूस से लिया गया था। तो हम कह सकते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वे रूस के संविधान से ली गई हैं। वहीं 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर दी जाती है और जो अंतिम पंचवर्षीय योजना होती है वह 2012 से 2017 के मध्य होती है। क्या होता है, जब तक योजना आयोग रही तो योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश का वृद्धि और विकास किया। वहीं 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर क्या किया गया, नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। अब जो 2017 से क्या हुआ, नीति आयोग पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है। 2017 से नीति आयोग पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर देता है और नीति आयोग क्या करता है, 15 वर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य करेगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में हमें क्या पढ़ना होगा। तो पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोग पढ़ेंगे जो पंचवर्षीय योजना है, कोई भी पंचवर्षीय योजना है उसका उद्देश्य क्या है। साथ साथ पढ़ेंगे जो पंचवर्षीय योजना हुई उसका लक्षित विकास दर क्या है, यानी कि जो आर्थिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया है वह कितना है। और साथ साथ हम लोग जानेंगे जो वास्तव में जो हमको विकास दर प्राप्त हुआ है वह कितना प्राप्त हुआ है। और शुरुआत की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं जहां से उनके मॉडल के बारे में पूछा जाता है। तो शुरुआत की पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल के बारे में हम लोग जानेंगे और साथ साथ जानेंगे जो पंचवर्षीय योजना हुई तो किस पंचवर्षीय योजना में जो कार्य हुए, जो पंचवर्षीय योजना हुई उस पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण कार्य हुए उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की। प्रथम पंचवर्षीय योजना यदि हम बात करें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक चली, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 ईस्वी में की गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 के मध्य हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य रही। 1951 से 1956 के मध्य प्रथम पंचवर्षीय योजना रही। यदि हम बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। ठीक है, इसका जो प्रथम पंचवर्षीय योजना हुई, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हुआ, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हुआ वह हुआ कृषि तथा सिंचाई संसाधनों का विकास। वहीं यदि हम बात करें जो इसमें लक्षित वृद्धि दर रही, यानी कि जो विकास के लिए जो लक्ष्य रखा गया, विकास का जो लक्ष्य रखा गया वह जो रहा वह कितना रहा। तो यदि हम बात करते हैं लक्षित वृद्धि दर की, लक्षित वृद्धि दर
यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट। कौन सा? टारगेटेड ग्रोथ रेट की यदि बात करते हैं तो टारगेटेड ग्रोथ रेट यानी कि जो TGR है, TGR शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। अब आगे जब हम लक्षित वृद्धि दर की चर्चा करेंगे तो केवल TGR बोलेंगे, ठीक है? TGR तो आप लोग ये समझ जाइएगा, याद रखिएगा। तो क्या हुआ? TGR जो लक्षित वृद्धि दर रहा, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट रहा प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, वह कितना रहा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो TGR रहा वह रहा 2.1%। 2.1% का क्या किया गया? लक्ष्य रखा गया विकास दर का। और वहीं जो वास्तव में वृद्धि दर प्राप्त हुई, क्या? वास्तविक वृद्धि दर जो प्राप्त हुई, वास्तविक वृद्धि दर यानी कि जो एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्त हुई। कौन सी? एक्चुअल ग्रोथ रेट जो प्राप्त हुई वह कितनी प्राप्त हुई? एक्चुअल ग्रोथ रेट यानी कि AGR। आगे AGR ही पढ़ेंगे इसको भी विशेष रूप से याद रखिएगा। तो क्या हुआ? जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्षित वृद्धि दर थी यानी कि जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वह कितनी रही? 2.1% रही। तो TGR कितना हो गया? 2.1% हो गया। और वहीं यदि हम बात करते हैं वास्तविक वृद्धि दर यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट की यानी AGR की, तो AGR 3.6% रहा। कितना? 3.6% AGR प्राप्त हुआ। जो एक्चुअल वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई वह 3.6% प्राप्त हुई। यानी हम कह सकते हैं लगभग 1.5 गुने से भी अधिक की क्या हुई? वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई, वृद्धि दर दर्ज की गई। तो चलिए ये बात हो गई किसकी? लक्षित वृद्धि दर और वास्तविक वृद्धि दर की। अब यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर दर्ज की जाती है। कितनी? राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। तो क्या? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। क्या हुआ? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि दर्ज की गई। अब यदि हम बात करें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? यदि इसके हम मॉडल की बात करें, मॉडल तो यदि हम प्रथम पंचवर्षीय योजना की मॉडल की बात करते हैं तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वह हैरेड-डोमर मॉडल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड-डोमर मॉडल पर आधारित है। तो मॉडल कौन सा हो जाएगा? मॉडल हो जाएगा हैरेड-डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड-डोमर मॉडल पर आधारित है। हैरेड-डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड-डोमर मॉडल पर आधारित है। अब हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए उनकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्रमुख कार्य या कार्यक्रम, ठीक है? प्रमुख कार्य कौन कौन से हुए? तो क्या होता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान
3 बहुउद्देशीय परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। ठीक है, क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 नदी घाटी, 3 बहुउद्देशीय प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। क्या होता है, जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं की स्थापना की जाती है। पहली आती है हीराकुंड बांध, क्या, या ये कहें हीराकुंड परियोजना, जो कि महानदी उड़ीसा में बनी हुई है। और दूसरी दामोदर घाटी परियोजना, जो कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल पर बनी हुई है। और तीसरी जो परियोजना हो जाती है वे हो जाती है भाखड़ा नागल परियोजना। इसमें क्या किया गया है, भाखड़ा नागल परियोजना में 2 बांध बनाए गए, पहला नागल और दूसरा भाखड़ा, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश व पंजाब में बने हुए हैं। तो क्या है, इसके अंतर्गत 3 परियोजनाएं कौन कौन सी हो गई? पहली हो गई हीराकुंड परियोजना। कौन सी? हीराकुंड परियोजना। ये जो हीराकुंड परियोजना है वह कहाँ बनी हुई है? तो महानदी उड़ीसा में बनी हुई है। कहाँ पर? महानदी उड़ीसा में कौन सी परियोजना स्थित है? तो महानदी उड़ीसा में हीराकुंड परियोजना स्थित है। दूसरी यदि हम बात करें तो दूसरी बात आती है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना। और जो दामोदर घाटी परियोजना है वह किस नदी पर है? तो दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। किस नदी पर है? दामोदर नदी पर है। और दामोदर नदी को क्या है? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो यही जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी को दामोदर घाटी परियोजना के बाद क्या पश्चिम बंगाल का वरदान कहा जाता है। तो यह क्या है? दामोदर घाटी परियोजना। और दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना कहाँ स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। तीसरी बात आती है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना के तहत क्या किया गया? 2 बांध बनाए गए। कितने? 2 बांध बनाए गए। पहला नागल और दूसरा भाखड़ा। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत 2 बांध बनाए गए, एक नागल और दूसरा भाखड़ा, जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश व पंजाब में स्थित हैं। कहाँ? हिमाचल प्रदेश व पंजाब में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश व पंजाब में स्थित हैं, जो प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश व पंजाब में स्थित हैं। कहाँ है? जो कि प्रमुख रूप से हिमाचल प्रदेश व पंजाब में स्थित हैं।
तो ये बात हो गई नदी घाटी परियोजनाओं की। और इन नदी घाटी परियोजनाओं को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। आधुनिक भारत का मंदिर क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो नदी घाटी परियोजनाएं स्थापित की गई, इन नदी घाटी परियोजनाओं के माध्यम से सिंचाई की गई और सिंचाई के माध्यम से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाया गया, जिससे क्या हुआ, भुखमरी जैसी जो समस्याएं थी वह कम हुई। तो इसलिए क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। इसमें इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। इन परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया। ये जो नदी घाटी परियोजनाएं थी, ये जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं थी, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, दूसरी पंचवर्षीय योजना की। अब बात करते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना की। क्या होता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 के मध्य चलती है और देखा गया जो विकास दर है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, देश के आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है। उसी क्रम में क्या होता है 1956 से 1961 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना की घोषणा कर दी जाती है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में जानते हैं। क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना तो दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 के मध्य रही। कब से कब तक? 1956 से 1961 के मध्य दूसरी पंचवर्षीय योजना रही। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था वह था औद्योगिक विकास। ठीक है, क्या था? औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हुआ वह क्या हुआ, उद्देश्य यानी कि जो ऑब्जेक्टिव हुआ वह क्या हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रहा वह रहा औद्योगिक विकास। क्या? औद्योगिक विकास। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या रहा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य रहा औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास। ये बात हो गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य की। आगे यदि हम बात करें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, आगे यदि हम लोग बात करते हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसमें जो टारगेटेड ग्रोथ रेट रहा यानी कि जो TGR रहा वह कितना रहा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो TGR रहा, ठीक है, TGR यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट यानी कि लक्षित वृद्धि दर जो रही वह कितनी थी? तो 4.5% का लक्ष्य रखा गया था विकास का 4.5% का लक्ष्य रखा गया। लेकिन जो वास्तव में वृद्धि दर हमें प्राप्त हुई, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट रही यानी कि जो AGR रहा, AGR जो हमको प्राप्त हुआ वह प्राप्त होता है 4.1%। कितना? 4.1% AGR इसमें प्राप्त हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो TGR रखा गया वो कितना रखा गया? 4.5%। और जो AGR प्राप्त हुआ है, जो एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्त हुई, वह कितनी प्राप्त हुई? तो 4.1% एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्त हुई। तो चलिए आगे बात करते हैं जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी उसका मॉडल कौन सा था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना
टीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना टीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय योजना में ही क्या होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। क्या होता है? तीन प्रमुख स्टील प्लांटों की स्थापना की जाती है। कितने कार्य क्या थे? जो प्रमुख कार्य हुए इसमें दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो क्या हुआ? तीन प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए गए। तीन प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए गए। ये तीन जो प्लांट हैं वह कौन कौन से हैं जो कि स्थापित किए गए? दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत तीन प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए गए। पहला दुर्गापुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, दूसरा भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और वहीं यदि हम तीसरे की बात करते हैं तो राउरकेला जो कि उड़ीसा में है। ये तीन प्रमुख स्टील प्लांट स्थापित किए जाते हैं। कौन कौन से स्टील प्लांट? तो पहले नंबर पे बात आती है दुर्गापुर। दुर्गापुर कहाँ पर है? तो दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। क्या? पहला दुर्गापुर कहाँ? पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। और दूसरा जो स्थापित किया जाता है भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है। कौन सा? भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में भिलाई स्थापित किया गया। दूसरा जो प्लांट स्थापित किया गया वह भिलाई स्थापित किया गया। और भिलाई कहाँ स्थापित किया गया? वह छत्तीसगढ़ में स्थापित किया गया। और तीसरा जो प्लांट था राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। और राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना मुख्यतः केरल में की गई। राउरकेला स्टील प्लांट की जो स्थापना की गई मुख्यतः कहाँ पर की गई? तो मुख्यतः केरल में मुख्यतः राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना की गई। तो चलिए ये बात हुई यहाँ तक की। यदि हम बात करें जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो महंगाई थी लगभग 30% तक पहुंच गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो महंगाई हुई वह 30% तक पहुंच गई। क्या? इस योजना में महंगाई 30% तक पहुंच गई। इस योजना में जो महंगाई हुई वह कितनी पहुंच गई? 30% तक पहुंच गई। इस महंगाई किस प्रकार 30% तक पहुंच गई? सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्चा किया, इसलिए क्या हुआ? जो महंगाई हुई वह लगभग 30% पहुंच गई दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। अब चलिए हम लोग बात करते हैं किसकी? तीसरी पंचवर्षीय योजना की। तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक चली? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वह 1961 से 1966 के मध्य रही। कब से कब तक? 1961 से 1966 ईस्वी के मध्य क्या थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना चली। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वह था कृषि और औद्योगिक विकास। क्या? जो उद्देश्य रखा गया, ऑब्जेक्टिव जो हुआ, तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य रखा गया, जो ऑब्जेक्टिव हुआ वह हुआ कृषि और औद्योगिक विकास। तो उद्देश्य क्या था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि और औद्योगिक विकास। कृषि और औद्योगिक विकास तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य रहा कृषि और औद्योगिक विकास। यदि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत TGR की बात करें, यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट की बात करें, यदि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत TGR की बात करें, यानी कि जो टारगेटेड ग्रोथ रेट की बात करें, यानी लक्षित वृद्धि दर की बात करें,
तो हमें जो लक्षित वृद्धि दर प्राप्त हुआ, जो टारगेटेड ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ, वह 5.6% का था। 5.6% का लक्ष्य रखा गया। क्या 5.6% का लक्ष्य रखा गया, लेकिन जो एक्चुअल में हमें वृद्धि दर प्राप्त हुई, जो AGR प्राप्त हुआ, एक्चुअल ग्रोथ रेट जो प्राप्त हुआ, वह मात्र और मात्र 2.8% प्राप्त हुआ। कितना? 2.8% प्राप्त हुआ, जो कि लगभग आधा है, जो कि जो लक्ष्य रखा गया उससे आधा है। क्या है? जो लक्ष्य रखा गया था 5.6% का, उससे आधा ही क्या हमें वास्तव में वृद्धि दर प्राप्त हुई। वास्तव में जो विकास दर हमें प्राप्त हुई वह कितना? जो लक्ष्य रखा गया था उससे आधा प्राप्त हुआ। तो ये आधा प्राप्त होने के पीछे तीन बड़े कारण थे। क्या हुआ? इसमें आधा ही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वह असफल रही। और इस तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे, तीन बड़े कारण थे। वह तीन बड़े कारण कौन कौन से थे? तो तीन बड़े कारण कौन कौन से थे? तो पहला था भारत चीन युद्ध, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या भारत चीन युद्ध होता है, जो कि 1962 ईस्वी में होता है। और दूसरा कारण बनता है भारत और पाकिस्तान का युद्ध। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान का युद्ध तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 ईस्वी में हुआ। तो दूसरा कारण बना भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 ईस्वी में हुआ। कब? 1965 ईस्वी में भारत और पाक युद्ध हुआ। और वहीं तीसरा बड़ा कारण हुआ कि 1966 ईस्वी में क्या होता है? भयंकर सूखा पड़ जाता है। 1966 ईस्वी में क्या होता है? 1966 ईस्वी में भयंकर सूखा पड़ जाता है। तो तीसरा कारण होता है इसका भयंकर सूखा, जो कि 1966 ईस्वी में पड़ता है। तो क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे तीन बड़े कारण थे। वह था पहला भारत और चीन युद्ध, जो कि 1962 ईस्वी में हुआ। दूसरा भारत पाक युद्ध, जो कि 1965 ईस्वी में हुआ। और तीसरा जो कारण था वह था भयंकर सूखा पड़ गया था, जो 1966 ईस्वी में पड़ा था। 1966 ईस्वी में क्या होता है? भयंकर सूखा पड़ जाता है। और यही तीन कारण थे जिस कारण क्या हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। तो बात कर लेते हैं इसकी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के पीछे यही तीन बड़े कारण थे। कौन कौन से? भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और भयंकर सूखा। ये तीन बड़े कारण थे जिस कारण क्या हुआ? तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना जब असफल हो जाती है, तो एक वर्ष की तीन योजनाएं बनाई जाती हैं। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो जाती है तो 1966 से 1969 के मध्य एक वर्ष की तीन योजनाएं बनाई जाती हैं। कई बार ये जो तीन योजनाएं बनाई जाती हैं तो कई गाइडों में इनको योजना अवकाश के नाम से भी पुकारा जाता है। तो क्या हुआ? इसके बाद क्या होता है? तीन एक वर्षीय योजनाएं बनती हैं। तीन एक वर्षीय योजनाएं कब से कब तक? 1966 से 1969 के मध्य बनती है। 1966 से 1969 ईस्वी के मध्य तीन क्या होती हैं? तीन एक वर्षीय योजनाएं बनती हैं। और इसका जो उद्देश्य होता है,
ये जो 3 पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वह ये होता है कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों में ये जो एक वर्ष की 3 योजनाएं होती हैं, ये जो एक वर्ष की 3 योजनाएं होती हैं, इनका उद्देश्य होता है कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को वरीयता देना। तो उद्देश्य क्या हो जाता है इसका उद्देश्य होता है कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को वरीयता देना। कृषि तथा कृषि से संबंधित क्रियाकलापों को वरीयता देना, ये जो थी एक वर्ष की योजनाओं का जो उद्देश्य था वह था कृषि और कृषि से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं उनको वरीयता दी जाए। चलिए, बात ये हो गई एक वर्ष की 3 योजनाओं की। इसके बाद क्या होता है, इसी समय में क्या होता है 1966-67 ईस्वी में अपने यहाँ एक विशेष कार्य होता है क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भारत आती है, जो कि मुख्यतः MS स्वामीनाथन के द्वारा लाई जाती है। क्या हुआ 1966-67 ईस्वी में MS स्वामीनाथन के द्वारा ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भारत लाई जाती है। और जो हरित क्रांति का उद्देश्य हुआ वह हुआ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का जो उद्देश्य हुआ वह हुआ खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो चलिए जानते हैं आगे। ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति भारत कब आई, तो हरित क्रांति जो भारत आई वह आई 1966-67 ईस्वी में। क्या होता है, भारत में हरित क्रांति आती है। और यदि हम बात करें हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो हरित क्रांति का उद्देश्य क्या हुआ, तो इसका जो उद्देश्य हो जाता है हरित क्रांति का वह हो जाता है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के साथ साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना। शुरुआत में जो हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य हुआ वह गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था। और अगले 10 वर्षों के बाद क्या, धान के उत्पादन में यानी कि चावल के उत्पादन में वृद्धि करना था। शुरुआत में क्या था, गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करना था। और अगले जो 10 वर्ष हो जाएंगे 1966 से यानी कि 1977 के आसपास, तो क्या होगा, वे फिर चावल के उत्पादन में वृद्धि करने का विचार करेगी। इस तरीके से इसका उद्देश्य था। तो क्या था उद्देश्य, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। यदि हम बात करें हरित क्रांति के जनक की, हरित क्रांति के जनक, तो हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो भारत में हरित क्रांति लाने वाले कौन थे, भारत में हरित क्रांति लाने वाले MS स्वामीनाथन थे। इसलिए भारत में यदि हरित क्रांति की जनक की बात करते हैं, तो ये MS स्वामीनाथन हो जाते हैं। कौन, MS स्वामीनाथन जो थे वे भारत में हरित क्रांति के जनक हुए। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और वहीं यदि पूछता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं वे नॉर्मन बोरलॉग हैं। कौन, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग। यदि आप लोगों से सीधे क्वेश्चन पूछता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है,
हरित क्रांति के जनक कौन है, तब हम नॉर्मन बोरलॉग पे टिक करेंगे। और यदि क्वेश्चन पूछता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तभी हम एमएस स्वामीनाथन को टिक करेंगे। और यदि पूछता है विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग। यदि केवल हरित क्रांति के जनक पूछता है तब भी नॉर्मन बोरलॉग। तो चलिए अब आगे बात करते हैं, जो हरित क्रांति थी, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हुए। हरित क्रांति के घटक, हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हो जाते हैं। तो हरित क्रांति का जो पहला घटक था, हरित क्रांति का पहला घटक था HYV सीड्स। पहला घटक क्या है, HYV सीड्स। HYV सीड्स यानी कि हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या होता है, HYV का कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको विशेष रूप से याद रखिए। क्या हो जाएगा, हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स। हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स। HYV का फुल फॉर्म क्या हो गया, HYV सीड्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स, यानी कि उच्च पैदावार वाले बीज। क्या, उच्च पैदावार वाले बीज। हैवी यील्डिंग सीड यानी कि उच्च पैदावार वाले बीज। ये हो गई क्या, हरित क्रांति का प्रथम घटक हो गया। अब हम दूसरे घटक की बात करें तो दूसरा जो घटक हुआ वह हुआ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था। दूसरा जो घटक हुआ वह क्या हुआ, कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था। कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था। हरित क्रांति का उद्देश्य क्या था, हरित क्रांति का उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। तो क्या हुआ, जब हम हैवी यील्डिंग वैरायटी सीड्स यानी कि अधिक पैदावार वाले बीज उगाएंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे जो खाद्यान्न है उसके उत्पादन में वृद्धि होगी। और उसके बाद क्या हुआ, कृत्रिम सिंचाई की यदि व्यवस्था होगी, कृत्रिम सिंचाई की यदि व्यवस्था होगी, समय से क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे, तब भी क्या होगा, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी। और अगला जो तीसरा इसका घटक आता है वह आता है रासायनिक उर्वरक। रासायनिक उर्वरक तीसरा घटक जो आ जाता है वह आता है रासायनिक उर्वरक। और रासायनिक उर्वरक यदि हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, यदि हम रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, फसल की पैदावार बढ़ेगी। और वहीं इसका जो चौथा घटक आता है, चौथा घटक है कीटनाशक तथा खरपतवारनाशी का प्रयोग। क्या, कीटनाशी तथा खरपतवारनाशी का प्रयोग। कीटनाशी तथा खरपतवारनाशी का प्रयोग। यदि कीटनाशी का प्रयोग करेंगे तो फसल जो है वो कीटों से सुरक्षा होगी, फसल की कीटों से सुरक्षा होगी। और वहीं यदि हम खरपतवारनाशी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, खेत में कम से कम खरपतवार उपजेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी फसल सुरक्षित रहेगी और पैदावार अच्छी होगी। इस प्रकार से इसके ये कुछ घटक हुए। कौन कौन से घटक हुए, HYV सीड्स यानी कि हैवी यील्डिंग सीड्स, और दूसरा जो घटक हुआ वह हुआ कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था, और तीसरा रासायनिक उर्वरक, और चौथा कीटनाशी तथा खरपतवारनाशी का प्रयोग। ये इसके घटक हो गए। चलिए बात करते हैं हम आगे हम लोग बात करते हैं कौन सी, चौथी पंचवर्षीय योजना की। किसकी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना। ये जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य रही। कब से कब तक, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य जो थी वो चौथी पंचवर्षीय योजना रही। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य रही। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हुआ वह क्या हुआ,
चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या हुआ? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थिरता के साथ वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो चलिए इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें, उद्देश्य स्थिरता के साथ वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चौथी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य हुआ वह हुआ स्थिरता के साथ वृद्धि तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। वहीं यदि हम बात करें चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान टीजीआर कितना रखा गया? टीजीआर यानी कि टारगेटेड ग्रोथ रेट जो था वह कितना रखा गया, यानी कि लक्षित वृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया? तो जो लक्ष्य रखा गया था, आर्थिक विकास दर का जो लक्ष्य रखा गया वह 5.7% रखा गया। कितना? 5.7% लक्ष्य रखा गया। कितना रखा गया? 5.7% का लक्ष्य रखा गया। लेकिन जो एक्चुअल में हमें प्राप्त हुआ, जो एजीआर प्राप्त हुआ, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट जो हमें प्राप्त हुआ, वह कितना प्राप्त हुआ? 3.3% का हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट प्राप्त हुआ। कितना? टीजीआर रखा गया 5.7% का, यानी कि जो विकास दर का लक्ष्य था वह 5.7% रखा गया, लेकिन वास्तव में जो विकास दर प्राप्त हुआ वह 3.3% प्राप्त हुआ। 3.3% प्राप्त हुआ। इतना कम विकास प्राप्त होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो इसका जो प्रमुख कारण था वह था भारत और पाकिस्तान का युद्ध। क्या 1971 ईस्वी में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। कब? 1971 ईस्वी में। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। किसका? भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। कब? 1971 ईस्वी में क्या होता है? भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। यदि पूछा जाए 1971 ईस्वी में भारत पाक युद्ध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। अगली क्या बात आती है? अगली बात आती है कि इसी योजना के दौरान, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या होता है? न्यूनतम आवश्यकता योजना, यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम। क्या? चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मिनिमम नीड प्रोग्राम, यानी कि न्यूनतम आवश्यकता योजना लाई जाती है या शुरुआत की जाती है। क्या? इसी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता योजना मिनिमम नीड प्रोग्राम की शुरुआत की गई। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या होता है? न्यूनतम आवश्यकता योजना, यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम की शुरुआत की जाती है। तो ये हो गई हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना की। किसकी? पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक चली? पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 के मध्य रही। कब से कब तक? 1974 से 1978 के मध्य की जो योजना थी वह क्या थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य हुए वह कौन से हुए? गरीबी हटाओ, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आय का बेहतर वितरण। ये तीन उद्देश्य हुए। क्या? पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य कौन कौन से हो गए? उद्देश्य जो हो गए, पहला उद्देश्य हुआ गरीबी हटाओ।
यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। उद्देश्य, पहला उद्देश्य गरीबी हटाओ, दूसरा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, और तीसरा जो उद्देश्य हो जाता है वह हो जाता है, तीसरा उद्देश्य क्या हो जाएगा, तीसरा उद्देश्य हो जाएगा आय का बेहतर वितरण। क्या? आय का बेहतर वितरण, तीसरा उद्देश्य हो जाता है आय का बेहतर वितरण। तो ये हो गई 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में हम बात करें यदि टीजीआर की, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में टीजीआर कितना रहा, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो टीजीआर रखा गया था वह 4.4% रखा गया। टीजीआर कितना रखा गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में टीजीआर रखा गया 4.4%, और जो एजीआर प्राप्त हुआ वह कितना प्राप्त हुआ, तो जो हमें एजीआर प्राप्त होता है वह 4.8% प्राप्त होता है। 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो एजीआर प्राप्त होता है वह 4.8% प्राप्त होता है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। चलिए आगे यदि हम बात करें तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही बात करते हैं आगे। चलिए 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 से 1977 राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। क्या? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1975 से 1977 के मध्य राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया। ये बात हो गई। अगली यदि हम बात करें, जो अभी मैंने बताया जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है वह 1974 से 1978 तक चली। तो बात क्या हुई, ये जो योजना है केवल 4 वर्षों तक चली। तो ऐसी योजना जो केवल 4 वर्षों तक चली वह कौन सी थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की थी। तो कौन सी? 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो केवल 4 वर्षों की है। 4 वर्षों की है। क्या? 5वीं पंचवर्षीय योजना एकमात्र ऐसी योजना है जो कि केवल 4 वर्षों की है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाएगा, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों की है, तो वह है 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल और केवल 4 वर्षों की है। इसके बाद क्या होता है, ये 4 वर्षों की है। 4 वर्षों की होने के बाद क्या होता है, जो सरकार के मध्य थोड़े से मतभेद होते हैं और मतभेद के बाद क्या होता है, दोबारा चुनाव करा दिए जाते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी और वहीं क्या हुआ, 1978 के आसपास सरकार तथा जनता के मध्य कुछ मतभेद हुए, जिसके कारण क्या हुआ, दोबारा से चुनाव कराने पड़ गए। और जब दोबारा से चुनाव कराए गए तो दूसरी पार्टी जो थी जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है। जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और जनता पार्टी चुनाव जीतने के बाद रोलिंग प्लान के माध्यम से योजनाओं को चलाने का कार्य करती है। रोलिंग प्लान के माध्यम से योजनाओं को चलाने का कार्य करती है, जो मुख्यतः 2 वर्षों तक रहती है, 1978 से 1980 के मध्य। उसके बाद दोबारा से फिर चुनाव होते हैं और फिर क्या होता है
फिर इंदिरा गांधी जी जीत जाती हैं और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो जाती है। तो चलिए जानते हैं रोलिंग प्लान के बारे में। क्या? रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान यानी कि रोलिंग योजना, रोलिंग योजना। तो रोलिंग योजना क्या है? जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं, या जनता पार्टी की जो योजना है उसे ही रोलिंग योजना कहते हैं। लेकिन जो रोलिंग योजना है वह कब से कब तक चली? तो रोलिंग योजना 1978 से 1980 के मध्य चली। रोलिंग योजना कब से कब तक चली? 1978 से 1980 के मध्य चली। और रोलिंग योजना है क्या? तो जनता पार्टी की जो योजनाएं या जो योजना जनता पार्टी की योजना रोलिंग योजना कहलाती है। जनता पार्टी की जो योजना है वही क्या कहलाती है? रोलिंग योजना कहलाती है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तो हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास में छठी पंचवर्षीय योजना से, और छठी पंचवर्षीय योजना के बाद पूरी की पूरी 12 पंचवर्षीय योजनाओं की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।